एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। सो सिंस थोड़ा मैं एक बार ना साइड में आ जाती हूँ क्योंकि मेरे पीछे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिखा होने दिखेगा और ज्यादा बेटर अब दिख रही हूँ मैं। एंड सिंस आपने ये वीडियो खोल ली है, सो दैट मीन्स आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट अच्छे से समझना है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बारी में समझना है। अब एक बारी में समझने के लिए आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, यानी कि एक यानी कि आपको पूरी की पूरी वीडियो एक साथ देखनी है। बीच में कोई भी इसको जो क्लास है उसको बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के गए फिर हमें समझ में नहीं आएगा एंड फिर बोला जाएगा कि स्वाति मैम आपने जो करवाया था ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो ना हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, सो मुझे बस आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए कि पूरी की पूरी वीडियो को अच्छे से शिद्दत से देखिएगा। उसके बाद ना समझ में आए फिर आगे की कहानी मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है, बट कॉपी पेन लेके बैठना है। जिन जिन चीजों को मैं नोट करवाऊं उन चीजों को नोट डाउन करना है। जो मैं बोलूं कि एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में मार्क करना है तो आप मार्क कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कंडीशन ये है कि पूरा का पूरा लेक्चर देखना होगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी 10th की केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो ये चैप्टर है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हमने पहले कभी इस चैप्टर को पढ़ा है या ऐसा कुछ। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा आपकी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स की ना कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिन भी चीजों में वो कैरेक्टरिस्टिक होगी हम उनको मेटल कह देंगे। नॉन मेटल क्या होते हैं, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मेटल्स के क्या यूजेस होते हैं, नॉन मेटल्स के क्या यूजेस होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े अपनी क्लास में, हम आए 10वीं में। अब 10वीं में हम प्रॉपर्टीज तो पढ़ेंगे इनकी, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिजिकल केमिकल एंड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस एंड इनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार होती है कि भाई एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। जैसे NaCl में सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों साथ में किस तरीके से मौजूद रहते हैं, ये सारी चीजें हम अपने आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां कहीं पर भी आपको डाउट हो पॉज मार लेना, वो वीडियो के मिनट्स मुझे बता देना। जैसे सपोज 23 मिनट्स पे डाउट है तो मुझे बोल देना कि मैम 23 मिनट्स पे डाउट है, मैम 60 मिनट्स पे डाउट है। मुझे एग्जैक्ट मिनट्स बता दीजिएगा, मेरे लिए आसान होगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। मैं पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ जाती हूँ मैं बेटा एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, हर एक चीज को बहुत ही आराम से और प्यार से समझेंगे हम, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझते हैं कि भाई जो स्टेट चेंज है वो एक कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है केमिकल रिएक्शन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे इसका आंसर आपको पता है 8वीं क्लास की किताब में मिल गया कि हम स्टेट चेंज को एक कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं कहते हैं केमिकल रिएक्शन का। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन 110% हो रहा है। If state change is taking place, then chemical reaction is absolutely taking place. क्यों? नीचे आंसर लिखा है कि मान के चलिए मैंने लिया लिक्विड सल्फर का एक एटम। ठीक है, अब लिक्विड सल्फर का एटम और सॉलिड सल्फर का एटम तो एक जैसा ही दिखेगा ना, क्योंकि पहले भी सल्फर था अब भी सल्फर है, बस स्टेट ही तो चेंज हुई है। जैसे मान के चलिए कि जो लिक्विड सल्फर है वो अगर ऐसा दिखता था, ये जो लिक्विड सल्फर के एटम्स हैं वो एक दूसरे के, चलो ये सॉलिड सल्फर मान के चलो, पास पास बनाया है ना, ये मान के चलो तुम्हारा सॉलिड सल्फर है। और जब इस सॉलिड सल्फर को मैं लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, बस थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ये गोल से स्क्वायर बन जाएगा जैसे ही इसको मैंने सॉलिड से लिक्विड किया इसकी शेप चेंज हुई, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो स्टेट चेंज एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों नहीं है केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि बेटा जब स्टेट चेंज होती है तो आपका जो एटम है या आपका जो कंपाउंड है वो फिक्स्ड रहता है, किसी भी तरीके का केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता
ही नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। कंडक्ट हीट मतलब थर्मल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मतलब उनके थ्रू बिजली पास हो सकती है। ठीक है, अब बिजली सुनते दिमाग में गाना आ गया ना, बदला दी बैंड सारे तेनू बिजली बिजली कहन, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही आया है। सो यस, पढ़ाई पे ध्यान दो। कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। सम आर लश्यरस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हेवी एंड सोनरस। अब यहाँ पर सम क्यों लिखा है? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ऑल मेटल्स आर लश्यरस, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग? क्योंकि मैम केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है। इस पर्टिकुलर लाइन के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ओके, अगली लाइन पढ़ते हैं। मेटल्स कैन इजीली फॉर्म कैटायन। कैटायन क्या होते हैं? ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। So metals can easily form cations by losing electrons or donating electrons. इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हूं या डोनेट कर रही हूं, एक ही बात है। देखो यार, मेरे से कोई पैसे चुरा के ले जाए या मैं पैसे खो दूं तो मैं बहुत ज्यादा ना हताश होंगी। तो मेरी मम्मी पता है क्या कहती कोई नहीं, यूं मान के चलिए तूने किसी को दान कर दिया। ठीक है, सो किसी चीज को लूज करना या किसी चीज को दान करना एक ही होता है। ये दिल की शांति के लिए हम एक ही मान के चलते हैं। अब नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉट लशरस। लशरस माने चमक नहीं होती है इनमें, लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी भूल जाओ ना तुम, तो एक काम करना, जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, अपनी पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट से बनी हुई है बेटा। ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल। तो जब भी नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स भूलो, पेंसिल के सिक्के को याद कर लेना। ठीक है, मेटल्स फॉर्म अनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, नॉन मेटल्स होना चाहिए था इधर, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स फॉर्म अनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो मेटल्स फॉर्म कर रहे थे कटायन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, नॉन मेटल फॉर्म कर रहे थे अनायन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। अंडरस्टूड? तो ये तो हमने बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स की। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपको एज इट इज नोट डाउन करनी है, यू कैन डू दैट। एनसीईआरटी में मार्क करना है, यू कैन डू दैट टू। तो हमने क्या पढ़ा है कि मेटल जो होता है वो सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं। सॉलिड एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड रहे। पर हमारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज एन एग्जाम्पल, इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आगे हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। हमने पढ़ा था कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, परंतु गैलियम एंड सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम होते हैं ना बेटा, आप अपनी हथेली पर भी रखोगे, जैसे हमारी हथेली इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, जैसे अभी हाथ लगाओ हल्की फुल्की गर्म होगी, अब तो ठंड है तो और कम महसूस होगा हमें, पर हमारी हथेली इतनी ज्यादा गर्म नहीं है। पर अगर मैं गैलियम सीजियम को अपनी हथेली पर भी रखूंगी ना, ये मेरी हथेली पर भी पिघल जाएंगे। इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इनको थोड़ी सी हीट दे दो, ये पिघल जाते हैं, और बिल्कुल देखते ही पिघल जाते हैं, ऐसे होते हैं ये। आगे हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो हमने जिक्र कर रखा है कि भाई मेटल जो होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे लोहा देखो, आयरन, आयरन कितना स्ट्रॉन्ग मेटल है ना। पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर। तो अब हमें हार्डनेस का एक और एक्सेप्शन मिल गया, सोडियम एंड पोटेशियम। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई नॉन मेटल तो बड़े ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पर फिर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा किसका? डायमंड, मानी कि हीरा।
डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। आर्टिफिशियली तो तुम कुछ भी बना दो हार्ड, बट नेचुरली डायमंड ही सबसे ज्यादा हार्डेस्ट चीज है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हमने पढ़ा था कि भाई नॉन मेटल्स जो होते हैं बहुत ही बेकार वो होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इनके थ्रू तो हीट पास कर ही नहीं सकती है। पर ग्राफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर निकला, यानी कि इसके थ्रू तो हीट पास हो सकती है। ग्राफाइट इज अ कंडक्टर। अच्छा, हमने पढ़ा था कि भाई नॉन मेटल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डल होते हैं। अब आप पेंसिल के सिक्के को ही देख लो, कितना डल होता है, उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, बिल्कुल भी चमक नहीं होती है। पर आयोडीन अपना एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्चरस है। आयोडीन अपना एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक है, लश्चर माने चमक होता है, जैसे सोने में चमक होती है ना, ऐसे। अच्छा, पता है क्वेश्चन पूछा जाएगा ना अगर तुमसे पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लश्चरस, ऑप्शंस में ना तुम्हें आयोडीन भी गिवन होगा और तुम्हें डायमंड भी गिवन होगा। किस ऑप्शन के साथ जाओगे कि भाई कौन सा नॉन मेटल लश्चरस होता है, कौन से नॉन मेटल में चमक होती है? एक तरफ तो होगा आयोडीन, एक तरफ होगा डायमंड, तो बेटा आप आयोडीन के साथ जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में लश्चर के साथ आयोडीन का नाम लिखा है। मानती हूं मैं कि डायमंड चमकता है मैम, इसीलिए तो दुनिया खरीदती है उसको, इसलिए तो वो इतना सुंदर है, इसलिए तो वो इतना महंगा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चमकता है, लश्चर है। पर डायमंड के जो लश्चर का रीजन है दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज सम इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैपनिंग। सो वेन एवर नॉन मेटल एंड लस्टर की बात हो रही है और ऑप्शंस में तुम्हें आयोडीन गिवन है, तो तुम आयोडीन के साथ ही जाओगे। आयोडीन के अलावा तुम्हारा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर आयोडीन गिवन नहीं है तो डायमंड के साथ जा सकते हैं हम, पर सबसे पहले आयोडीन ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब एनसीईआरटी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लिखकर लाई थी, तो जल्दी से देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। मेलिएबल मतलब जिन्हें आसानी से पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें आसानी से मैं प्रेस कर सकती हूँ। यही तो एक कारण है कि गोल्ड फॉइल को हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। वो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? दुनिया भर के एलिमेंट्स थे उनके समय तक, व्हाई डिड ही चूज गोल्ड फॉइल ओनली? क्योंकि गोल्ड फॉइल की बहुत 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 पतली शीट बन सकती है, बहुत ही। तुमने देखा होगा ना मिठाइयों पे जो पतली पतली शीटें चढ़ती है गोल्ड की, काजू कतली पे भी एक पतली सी शीट चढ़ती है, तुम्हें पता है उसको हम हाथ से नहीं, जैसे ऐसा नहीं होगा कि मैंने वो हाथ से शीट पकड़ी और मैंने मिठाइयों पे बिछा दी, मुझे एक फोर्सेप से या मुझे किसी छोटे से चिमटे से उसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी पतली होती है वो मेरे हाथ पे भी चिपक जाएगी, इतनी ज्यादा पतली होती है। उसको बहुत ही बारीकी से उठा के मुझे मिठाइयों पे रखना पड़ेगा। दुबई में जैसे आइसक्रीम भी मिलती है गोल्ड की, आइसक्रीम होती है और उसके ऊपर ना गोल्ड का पेपर चढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम मतलब इसीलिए गोल्ड को हमने यूज किया था, क्योंकि वो मोस्ट मेलिएबल मेटल है। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल मतलब कि उसको मैं बहुत लंबे 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 तार में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बहुत लंबे तार बन सकते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करना, है ना। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल कि उसको मैं पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ये हमें पता है, अभी मैं मेटल्स की बात कर रही हूँ कि भाई मेटल में कौन से हैं? सिल्वर एंड कॉपर। बट अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल में तो गो विथ ग्रेफाइट। ओके, लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मुझे नहीं पता ये क्यों हमें याद रखना है, पर ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए वी हैव टू रिमेंबर दिस। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देती हूँ, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं करना है तो एनसीईआरटी में ढूंढ के इन्हें मार्क कर लीजिए। आपका 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। 30 seconds begin. You will just get 30 seconds to note it down. स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी नहीं लेना है, लिखना है इसको। हरी अप। Only 10 seconds remaining. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. ओके, लेट्स मूव अहेड। मार्क कर लिया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे पहला है रिएक्शन विद एयर, कि एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, और जो चीजें बनती हैं उनका नेचर क्या है। रिएक्शन विद वाटर, कि भाई वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, जो चीजें बनती हैं उनका नेचर क्या है। क्या सारे के सारे मेटल्स सेम तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या डिफरेंट तरीके से करेंगे। रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हमें डिस्कस करनी है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं रिएक्शन विद एयर का। अब जब भी रिएक्शन विद एयर लिखा हो ना, आप मान के चलना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ये कॉमन कंफ्यूजन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है कि मैम एयर में ना बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। मैम एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मैम एयर में हाइड्रोजन भी है, एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है। तो रिएक्शन विद एयर का मतलब क्या है कि किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन विद एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही हाइड्रोजन, ना ही नाइट्रोजन। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया फलाना फलाना मेटल रिएक्ट कर रहा है विद नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, with carbon dioxide, with hydrogen. So until and unless it is very सीधा सीधा mentioned to you, you have to go with this. Okay? आगे चलते हैं। When a metal is burnt with oxygen, it forms an, ये D नहीं आएगा, an oxide. हाँ ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, हम पहले चैप्टर से पढ़ते तो आए ही हैं, हमने पढ़ा था ना कि भाई मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मैग्नीशियम वायर को जब हम बर्न कर रहे थे, तो भाई मैग्नीशियम वायर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में बर्न करेगा बेसिकली, तो मुझे ऑक्साइड ही मिल रहा था, यानी कि MgO मिल रहा था। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितनी भी आपकी मेटल ऑक्साइड्स होंगी सभी की सभी बेसिक होंगी, या तो एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी, या फिर आपकी एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होंगी, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक होंगी, कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगी। अभी मैं बात कर रही हूं उन ऑक्साइड्स की जो बेसिक होंगी। तो मेटल ऑक्साइड की जितनी भी, मतलब मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स है आपके, वो बेसिक इन नेचर होंगे। सो वेदर आई टॉक अबाउट MgO, whether I talk about CaO, whether I talk about Na2O, whether I talk about Li2O, whether I talk about K2O, किसी भी मेटल के बारे में मैं बात करूंगी वो आपकी बेसिक इन नेचर होगी। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 41 पे, ये बेटा मैंने ना PDF का पेज नंबर 41 लिखा है, तो शायद अगर आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी है, द पेज नंबर माइट बी डिफरेंट, तो हल्ला नहीं मचाना है कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारे तो 41 पे ये नहीं लिखा है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ये एनसीईआरटी की PDF से पेज नंबर 41 लिया है। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि भाई जो ये मेटल ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पानी में नहीं घुलती हैं। इनसॉल्युबल मतलब लिख देती हूं मैं, पानी में नहीं घुलना, पानी में नहीं घुलना। ठीक है, बट अब देखो जहां कहीं पर भी केमिस्ट्री में इफ बट एंड आ जाए ना, समझ लेना थोड़ा सा काम बिगड़ने वाला है, हल्का सा काम बिगड़ने वाला है। बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। वो बोल रहा देख भाई, बेसिक तो सारी की सारी ऑक्साइड्स होंगे, ये भी बेसिक, 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 पर सारी की सारी पानी में नहीं घुलेगी। पर जो ऑक्साइड पानी में घुल गई वो बना लेगी तुम्हारी एल्कली। ठीक है, some metals react with oxygen at room temperature, some on heating whereas some on strong heating। उन्होंने बोला कि भाई मेटल प्लस ऑक्सीजन का जो ये रिएक्शन है ना, उसमें से कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं
जो रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देंगे। कुछ ऐसे हीट मेटल्स होते हैं जिन्हें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ही आग लगानी पड़ती है, अपने को स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उस बारे में भी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल से हमें लिखने हैं, हमें ये लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे। मैं लेती हूँ सोडियम का एग्जाम्पल। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और पोटेशियम ऊपर की तरफ ही आते हैं ना, काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि AgAUPT, तो काशीनाथ पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, सो लेट्स राइट इट है। सोडियम है मेरे पास, सोडियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Na2O। ठीक है, अब सोडियम जो है वो तुरंतली कह रही हूं मैं, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा। सिमिलर चीज होगी पोटेशियम के साथ। पोटेशियम को अगर मैंने हल्का सा खुला भी रख दिया ना, मैं चाहूंगी भी नहीं ना कि ये रिएक्ट करे, मैं नहीं भी चाहूंगी, जैसे ही मैंने पोटेशियम को खुला रखा हवा में, पोटेशियम अपने आप रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि K2O बना लेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको मेरे को स्ट्रांगली नहीं, मतलब हल्का फुल्का हीट करना पड़ेगा। इनको मुझे बिल्कुल भी हीट नहीं करना पड़ा। ठीक है, हल्के से ही, मतलब नॉर्मल तरीके से ही इन्होंने ऑक्साइड बना ली। अब किनको हीट करना पड़ रहा है, किनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ रहा है, उनके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पे आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनका जिक्र हमें करना आवश्यक है। Different metals show different reactivities towards oxygen. Of course, क्योंकि हर एक मेटल की रिएक्टिविटी भी तो डिफरेंट है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव है वो कम रिएक्ट करेगा। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch फायर इफ केप्ट इन दी ओपन। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं भी चाहूंगी ना कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, मैंने उन्हें बाहर ऐसे खुले में रख दिया, तुरंत आग पकड़ लेंगे, उनमें इतनी गर्मी होती, इतनी रिएक्टिव होते, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं ना सोडियम पोटेशियम को ऐसे ही किसी बीकर में, ऐसे ही किसी डब्बे में डाल के नहीं रख सकती, मुझे उन्हें मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखना पड़ेगा। क्योंकि तेल क्या करता है, हवा को आने नहीं देता है। मतलब जैसे सपोज तुमने कभी कभी सुना होगा ना कि किसी किसी की गलती की वजह से जब समुद्र में या किसी लेक में तेल बिखर जाता है, बड़े बड़े तेल के कंटेनर टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी में जब तेल हो जाता है तो कितनी सारी मछलियां और जीव जंतु मर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पानी के ऊपर तेल की परत आ जाएगी ना, तो जो ऑक्सीजन है, जो पर्यावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या जो पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मछलियां ना उस ऑक्सीजन को ले नहीं पाएंगी, वो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा और उस वजह से वो मर जाएंगी। तो तेल क्या करता है, वो ऑक्सीजन को जाने से, उस चीज के साथ रिएक्ट करने से रोक देता है, एक कवच बना देता है। तो सिमिलरली मैं जो सोडियम है, पोटेशियम है, उन्हें मैं मिट्टी के तेल में रखूंगी। अब यूं मत पूछना मैम सरसों के तेल में क्यों नहीं रखते, बादाम तेल में क्यों नहीं रखते, ऑलिव ऑयल में क्यों नहीं रखते, मिट्टी के तेल में रखते, केरोसिन ऑयल में रखते, वही याद रखो, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल में हम उसे रखते हैं ताकि रिएक्शन ना हो। अगला, at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन है, आई नो इसका कवर टूटा हुआ है, पर देखो कवर क्यों टूटा है, क्योंकि फोन नीचे गिरा, पर फोन के कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये फोन है, फोन के कुछ भी नहीं हुआ, टच वुड कर लेती हूँ, टच वुड, फोन के कुछ भी नहीं हुआ, कवर के हुआ जो हुआ। तो जो ये मेरे फोन का कवर है, ये एक कवच की तरह एक्ट कर रहा था, मेरे फोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। मान के चलो कि मेरा फोन है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब होता क्या है कि एल्यूमिनियम जब ऐसे ही पड़ा रहता है ना, तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत बन जाती है, एक कवर आ जाता है, किसका, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड का। ऐसे ही जिंक पड़ा रहेगा तो जिंक के ऊपर एक कवच आ जाएगा, किस चीज का, जिंक की ऑक्साइड का। और जो ये कवच होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इस एल्यूमिनियम को रिएक्ट होने से रोकेगा।
क्योंकि इस एल्यूमिनियम तक तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी, वो तो सिर्फ इस कवर पे टकरा के चली जाएगी, कवर पे टकरा के चली जाएगी, कवर पे टकरा के चली जाएगी, यहां तो वो आ ही नहीं रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस परत को हटाना पड़ेगा, तभी जाके एल्यूमिनियम के साथ किसी प्रकार का रिएक्शन होगा। बेसिक सी बात समझ में आ रही है? जैसे जब हम लोग जंग में जाते हैं, वॉर में जाते हैं, हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं, बिकॉज दैट बुलेट प्रूफ जैकेट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बुलेट्स। ऑफ कोर्स सी बात है ना, दैट मतलब पूरी जगह पर अपने को कवर रखना पड़ता है ताकि वो बुलेट्स से हमें प्रोटेक्ट करे रखे। अगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट हटा दी मैंने तो बुलेट सीधी छाती पे आके लगेगी, सीधी लगेगी ना हमको। सो दैट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब अगर मुझे मेरे एनिमी को किल करना है तो मुझे पहले उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट को किल करना पड़ेगा, पहले उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट को मुझे फाड़ना पड़ेगा या किसी तरीके से डैमेज करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन किल माई एनिमी। सिमिलरली मुझे जो मेरे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है, इनकी जो ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाना पड़ेगा। जब तक वो लेयर नहीं हटेगी तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होने का। ओके, चलिए। So the protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating. अब मैं अगर लोहे के सरिये को हीट करने लग जाऊंगी तो कितने तो घंटे लगेंगे मुझे उसे बर्न करने में। तो मैं क्या करती हूँ, आयरन फिलिंग्स ले लेती हूँ। आयरन फिलिंग्स यानी कि छोटे 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 टुकड़े आयरन के, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स, फिलिंग्स नहीं होता एक्चुअली, पता है फाइलिंग्स होता है, पर हमें इतनी आदत पड़ी है इसको फिलिंग्स पढ़ने की कि हम फिलिंग्स बोलते हैं। आयरन फाइलिंग्स, फाइलिंग्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कैसे, तो मतलब बहुत ही तेज तरीके से, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बर्न करते हैं जब हम उसे फ्लेम ऑफ द बर्नर पे से स्प्रिंकल करते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उन्होंने बोला कि जब तुम कॉपर को जलाने की कोशिश करोगे ना तो कॉपर जलेगा नहीं, पर क्या होगा, रिएक्शन एक बनेगा, और रिएक्शन में क्या होगा कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी उस कॉपर के ऊपर। ठीक है, इसको याद रखना, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि एक ब्लैक कलर का कवच आ जाएगा। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। कि भाई सिल्वर और गोल्ड ऐसे कि हम तो करेंगे नहीं रिएक्ट, कितनी आग लगा लो, कितना ही वो कर लो, हाई टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये होगा कि मैम फिर जो सोने के बिस्किट होते हैं या गोल्ड की ज्वेलरीज होती है उन्हें पिघलाया कैसे जाता है? तो उन्हें ना वेरी 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 हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर पे। सोचो कि अगर ये थोड़ी बहुत हीट पे, थोड़ी बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलने लग जाते तो ये जितनी भी आपकी सऊदी अरब की कंट्रीज है जिनमें टेम्परेचर 50-50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, सारा गोल्ड तो पिघल जाना चाहिए था, है ना, सारा गोल्ड तो एकदम वो हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मुझे सिल्वर एंड गोल्ड को पिघलाना है तो मुझे बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, लेट्स प्रोसीड आगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर की। तो होता क्या है कि भाई मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से जब मैं मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराती हूं तब मुझे बेटा मेटल ऑक्साइड मिलता है। ये हाइड्रोक्साइड हटा देना, मुझे मेटल ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, स्टीम के साथ ऑक्साइड मिल रहा है, इतना अपने को याद रखना है। अब हम देखते हैं कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स। ओके, अब यहां पर बोला है कि भाई पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम सोडियम ना वेरी नोटोरियस, देर वेरी नॉटी, किसी भी चीज के साथ तुरंत रिएक्ट कर देते और आधी से ज्यादा चीज के साथ आग लगा लेते हैं अपने में, इनमें ना आग लग जाती है। जैसे जब मैं इनको एयर के साथ रिएक्ट कर रही थी आग लग गई ना इनमें, उसी तरीके से पोटेशियम और सोडियम को मैं पानी के साथ भी रिएक्ट करवाने जाऊंगी वहां भी आग लगा देंगे, इतने फाड़ो मतलब पानी में आग लगा देते हैं ये। ठीक है, तो कौन कहता है कि पानी में आग नहीं लग सकती? जरा सोडियम पोटेशियम को फेंक के तो देखो यारो। So in case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो होता क्या है, सोडियम है,
वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना के देगा मेरे को? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बना के देगा, है ना। अब हाइड्रोजन गैस कैसी है? वेरी फ्लेमेबल मैम, तुरंत आग पकड़ लेती है। पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये भी वेरी फ्लेमेबल होती है मैम। तो होगा क्या? सोडियम और पोटेशियम में आग क्यों लग जाती है? क्योंकि रिएक्शन वायलेंट है, रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है थोड़ी सी भी, और फिर वो हीट इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। जैसे वो होता है ना कि जब हमें गैस जलानी होती है तो मुझे बहुत ज्यादा हीट नहीं दे रही, मुझे बस लाइटर की हल्का सा स्पार्क देना है, लाइटर के माध्यम से हल्का सा स्पार्क देना है, गैस अपने आप जल जाएगी, भक करके अपने आप जल जाएगी। सिमिलरली जब सोडियम और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है ना, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट और हाइड्रोजन आपस में मिलकर आग लगा देंगे। इसीलिए फायर प्रोड्यूस होती है जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे सोडियम ने क्या तो बढ़िया तरीके की आग लगा रखी है, दिख गया ना सभी को सोडियम ने कैसे यहाँ पे फायर लगा रखा है, फायर, है ना। वो गाने ना सावन में लग गई आग, वो अपने सोडियम और पोटेशियम के लिए ही था। ओके, चलिए सो अगली हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम की, कि भाई जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो रिएक्शन ना कम वायलेंट होता है, ऐसा नहीं है वायलेंट नहीं है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। ठीक है, सोडियम पोटेशियम दे लव वायलेंस, कैल्शियम नॉट दैट मच। द हीट evolved इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। कि भाई असलियत में हो क्या रहा है, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का रिएक्शन कराया मैंने वाटर के साथ, तो बेटा जब ये रिएक्शन हुआ तो यहां पर बना CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होगा ये भी एक्सोथर्मिक होगा, पर इसमें इतनी ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होगी कि वो इस हाइड्रोजन के साथ आग लगा ले या वो इस हाइड्रोजन को फायर कैच करा दे। ठीक है, अब कैल्शियम के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि कैल्शियम में अगर ये हाइड्रोजन आग नहीं लगवा रहा है तो ये हाइड्रोजन कैल्शियम को फ्लोट करने में मदद कर रहा है, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, तैरने में, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, FLOATING, हेल्प्स इन फ्लोटिंग। ठीक है, ये देखिए ये कैसे तैर रहा है, आग नहीं लग रही है इसमें, आपको क्लियरली विजिबली दिख रहा है, फ्लोट कर रहा है। कैसे फ्लोट कर रहा है? जैसे मान के चलिए मेरा फोन वापस से कैल्शियम है, तो ना इसके सरफेस पे हाइड्रोजन के बबल्स आ जाते हैं, और बेटा गैस क्या करती है, चीजों को तैरवाती है, तो इसीलिए जो ये फोन है ये तैरने लग जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन के बबल्स एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। पर आग नहीं लगवा रहे हैं वो हाइड्रोजन के बबल्स क्योंकि हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है कि आग लग सके। ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर है जो भी हमने अभी तक फिलहाल डिस्कस किया है? आई रियली होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, पता चले मैं ऐसी बोलती रहो बच्चे वुड भी लाइक कि हाँ ठीक है पता नहीं कुछ बोल के चली गई है स्वाति मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज ज्यादा लाउड तो नहीं हो रही है ना? आई टॉक थोड़ा स्लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ना तुम्हारे कान में दर्द हो रहा होगा। आगे चलते हैं, अब मैग्नीशियम जो है अपना कति एकदम फुली, मतलब कति, हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं बटेऊ, बटेऊ मतलब ऐसे कि नहीं 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 मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, हरियाणा में वो कहते हैं। तो मैग्नीशियम ना अपना कति वैसे ही बटेऊ सा हो रहा है कि नहीं 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 नहीं, हम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो कोल्ड के साथ नहीं रिएक्ट करता, वो हॉट के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही, बनाना कुछ अलग है नहीं उसने, पर कोल्ड के साथ नहीं बनाऊंगा, हॉट के साथ बनाऊंगा, जाडे हो रहे हैं, कोल्ड के साथ ना नहाया जाए। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है। पर एक बहुत ही गजब सी बात है कि ये भी फ्लोट करने लग जाएगा ड्यू टू दी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो आप लोगों से अगर बोर्ड में सवाल पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस की वजह से फ्लोट करने लग जाते हैं, जो हाइड्रोजन गैस की वजह से तैरने लग जाते हैं, तो आपको पता है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है सभी को? शाबाश, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन
गैस। अब हमें एक मिसकंसेप्शन है कि अगर एक चीज कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो चीज हॉट वाटर के साथ नहीं करेगी। ऑफ कोर्स कर सकती है बेटा, सोचो ना, जो चीज ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर पा रही है वो चीज गर्म पानी के साथ कितने अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगी। वही चीज स्टीम के साथ तो और गजब तरीके से रिएक्ट करेगी। तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कि वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने पर हमें मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास है यहाँ पर मैग्नीशियम, साथ में मैंने लगाना है स्टीम। स्टीम का क्या फॉर्मूला होता है, H2O ब्रैकेट में गैस। ठीक है, मैंने ये दिखा दी कि स्टीम के साथ रिएक्शन है और जो ये रिएक्शन होगा इसमें क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाइड्रोजन गैस का ये ऊपर से हमने बना दिया। तो बस ये चीज याद रखना कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ क्या बना रहा है, स्टीम के साथ क्या बना रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ये जो नीचे हमने गैस लगाई है, ये यहाँ पे जो कॉटन वूल है उसमें पानी है, उस पानी के वेपर्स बनाएगी और वो वेपर्स यहाँ पे लगे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। आगे चलते हैं हम। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water. They react with steam to form metal oxide and hydrogen. ठीक है, आगे रिएक्शन लिखे हुए हैं, नहीं यहीं पर ही लिख देती हूँ मैं। तो बेटा एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिखिएगा आप कि एल्यूमिनियम को मैं रिएक्ट कराऊंगी किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Al2O3 एंड साथ के साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद मैं रिएक्ट कराऊंगी जिंक को मैं रिएक्ट कराऊंगी अगेन स्टीम के साथ। ये जी नहीं, जी लिखना था, एल लिख दिया मैंने, जी लिखना था, जी जी जी, और मुझे क्या मिल जाएगा, ZnO साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अब आपको एक चीज याद रखनी है रिगार्डिंग Al2O3 एंड ZnO, मैंने आपको पहले नहीं लिखवाई थी जब हम इससे पहले ऑक्साइड्स डिस्कस कर रहे थे। Al2O3 एंड ZnO जो है बेटा वो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। सी बेटा व्हाट इज केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शंस ना, स्वाद ही नहीं आएंगे फिर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती है, पर ऐसी दो मेटल ऑक्साइड्स हैं Al2O3 एंड ZnO, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक मतलब कि ये एसिडिक नेचर भी शो करती है और बेसिक नेचर भी शो करती है। बेटा एम्फोटेरिक और न्यूट्रल अलग अलग चीज होती है, तो इन्हें कंफ्यूज मत कीजिएगा। एम्फोटेरिक क्या होती है, शोज acidic as well as basic behavior. Okay, behavior। न्यूट्रल क्या होती है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, फर्क है दोनों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम देखते हैं metals such as lead, copper, silver, gold do not react with water at all। वो भाई ना ही जो आपके सिल्वर और गोल्ड है, आपका जो कॉपर है, वो ना ही एयर के साथ रिएक्ट कर रहे थे ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इसलिए हमने इनको नोबल बोलते, इसलिए सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स की। भाई मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें हम पता है यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला लॉजिक लगेगा यहाँ पर भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे लगेगा आपको साथ के साथ मैं सिखाती जाऊंगी, बस ध्यान दीजिएगा। एंड एवरीबडी प्लीज कीप ऑन नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग डाउन जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपको स्क्रीनशॉट्स भी लेने हैं आप स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने मैग्नीशियम वायर डाला,
मैग्नीशियम वायर डाला मैंने HCl के अंदर, तो किस तरीके से रिएक्शन चल रहा है ये मेरे पीछे, मैग्नीशियम वायर का रिएक्शन करवाया मैंने। सो देखो ये किस प्रकार का रिएक्शन चलेगा। थोड़ी देर बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा गायब हो गया, घुल गया वो पूरा का पूरा उसके अंदर। तो क्या रिएक्शन चल रहा है मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैग्नीशियम है मेरे पास, ठीक है, HCl में डाला, सपोज मैं, दिस इज डाइल्यूट HCl, ठीक है, HCl में डाला तो क्या होगा, क्या मैग्नीशियम HCl के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं? कैन मैग्नीशियम डिस्प्लेस द हाइड्रोजन? यस मैम, इट कैन डिस्प्लेस बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को उसकी जगह से, और यहाँ पर बन जाएगा MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बन गया आपका सॉल्ट एंड बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं, अब मैं कैल्शियम का रिएक्शन करा रही हूं तो क्या होगा, सेम चीज। सपोज आई हैव कैल्शियम, अब एक बारी मैं H2SO4 के साथ कराती हूँ, HCl के साथ तो आपने देख लिया कि क्या बन सकता है, H2SO4 के साथ कराती हूँ मैं, डाइल्यूट H2SO4। अब क्या बनेगा, कैल्शियम जो है वो क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? यस मैम, डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर बन जाएगा CaSO4 और साथ में आ जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा आप, यहाँ पे कैल्शियम है और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी आपको दिख रहे हैं। एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा, छुप रहा है, ऐसे साइड हो जाती हूँ मैं। तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी बन रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज ना हम देख देख के साथ साथ में करेंगे, सो दैट थिंग्स वुड गेट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही कम चैप्टर बचा है, ऑलमोस्ट इट्स लाइक मान के चलो 1/3 आपका खत्म होने वाला है ना, कितनी जल्दी 1/3 खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम ना थोड़ा कम रिएक्टिव है बाकी सारे एलिमेंट से। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ पड़ता है, यानी कि वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिया एक एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। अब उस एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने डाला HCl में। तो ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम फॉइल को डालते ही रिएक्शन हो गया, जैसे ही मैंने फॉइल को HCl में डाला तुरंत वो रिएक्शन हो गया, नहीं। शुरू में स्लो इनिशियल रिएक्शन होगा, कि शुरुआत में ना रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी रिएक्टिविटी कम है ना बाकियों से, अब रिएक्टिविटी से भी तो असर पड़ेगा ही। शुरू शुरू में धीरे होगा, देन उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा एंड रिएक्शन पूरा हो पाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना रिएक्शन लिखती हूँ। सो बेसिकली मेरे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को मैं रिएक्ट करवा रही हूँ डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। एंड देन क्या हो रहा है आपका, बन रहा है यहाँ पर AlCl3 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हमें पता चलेगा कि क्या बन रहा है, सॉल्ट बन गया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने वापस से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर था रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। अब पढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक से मुझे देखना, आगे पेज खाली है आगे पेज खाली, और एक बहुत ही बढ़िया आपको वीडियो भी दिखाऊंगी मैं। तो एक बार ये पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when a metal reacts with nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पर नाइट्रिक एसिड एक ऐसी एसिड है जिसमें अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूं ना किसी मेटल का उसके साथ, तो नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कराना। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बनने वाला होगा ना उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू H2O। समझाती हूं मैं आपको। सपोज कैल्शियम के साथ ही रिएक्शन कराया, कैल्शियम के साथ ही मैंने लिया डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो कायदे से होना क्या चाहिए था,
यहां पर बनना चाहिए था CaNO3 होल ट्वाइस एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब होगा क्या कि जो ये HNO3 है वो इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन दे देगा। जैसे ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा, वो हाइड्रोजन क्यों रहना चाहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। ठीक है, इसीलिए मुझे डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं मिल सकती है। अब आपके एमसीक्यू में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी कौन सी एसिड है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। जब एक मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो आपको पता है द करेक्ट आंसर इज HNO3। ठीक है, बट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शन होता है। अब पढ़ते हैं पहले आगे। It oxidizes the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide. अब डाइल्यूट HNO3 अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद रिड्यूस भी तो हो रहा होगा, वो खुद रिड्यूस हो जाता है इन ऑक्साइड्स में। अब कौन सी ऑक्साइड बन रही है डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, कौन सा मेटल है। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज Mg एंड Mn ये ऐसे हमारे दो एलिमेंट्स हैं जो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसी कौन सी एसिड है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, HNO3 would be your answer। पर ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन रिलीज कराते हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज would be your answer। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए ये रिएक्शन हो रहा है आपका नाइट्रिक एसिड के साथ। देखिए जस्ट लुक एट द रिएक्शन, तुम्हें कुछ नहीं देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट लुक एट द रिएक्शन, कितना सुंदर रिएक्शन हो रहा है। ये एक सिक्के को हमने इसमें डाला है, ये कॉपर का सिक्का है, कॉपर के सिक्के को हमने नाइट्रिक एसिड में डाला, कैसे तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, कैसे आपका ये ग्रीन कलर का हो जा रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। The reaction was also the most exothermic in this case, the reactivity decreases। मतलब most exothermic किसमें होगा, जो most reactive होंगे। तो देखें मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक था क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। अब इन केस ऑफ कॉपर हमें कोई हाइड्रोजन के बबल्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, रिएक्शन देखिएगा आप कि मैंने क्या किया, मैंने कॉपर लिया, कॉपर को मैंने डाला HCl में, HCl H2SO4 दोनों के साथ सिमिलर ही केस मिलेगा। कॉपर लिया मैंने, कॉपर को मैंने डाला डाइल्यूट HCl में। ठीक है, अब डाइल्यूट HCl में डालने के बाद क्या होगा, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे पड़ती है, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। अगर कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर रही है तो ना ही आपका सॉल्ट बनेगा, ना ही आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है ना। अगर डिस्प्लेस होता तभी तो जाके हाइड्रोजन गैस बन पाती, जब डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो सिमिलरली जो अपने गोल्ड सिल्वर होते हैं वो भी नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ही है ना, काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता, हाँ प्लैटिनम, क्योंकि वो सारे के सारे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएंगे इसमें से। ठीक है, बस यही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक्वा रीजिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्वा रीजिया क्या है, एक्वा रीजिया एक ऐसी गजब की चीज है जो तुम्हारे सोने को भी घोल दे, सोने को भी ना अपने एकदम मेल्ट कर दे, एकदम उसको डिसॉल्व कर दे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ना ही वाटर के साथ, एयर के साथ, एसिड के साथ, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। परंतु एक्वा रीजिया आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो दो एसिड्स से मिलके बना हुआ है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स एंड इसमें आपकी जो गोल्ड है वो भी मेल्ट हो जाता है, गोल्ड पूरा का पूरा आपका डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये एक्वा रीजिया कौन सी दो एसिड से मिलके बना है, एक एसिड तो है आपकी HNO3, पर आपकी दूसरी एसिड कौन सी है, और इनका रेशियो भी मैं बता देती हूँ, 3:1 रेशियो है। HNO3
एक पार्ट में है और जो दूसरी वाली एसिड है वो 3 पार्ट्स में। पर ये दूसरी वाली एसिड कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक्वा तो बहुत बारी हम पढ़ चुके हैं ना, सो दिस इज समथिंग विच यू पीपल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स तो अगेन कुछ भी नहीं है, दिस इज तो वी हैव स्टडीड, वही चल रहा है अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर सो फार सो गुड, वी हैव फिनिश्ड हमारा मोर देन हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आगे क्या आ गया, मैं भी यही देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे क्या आ गया है। बट अभी तक अपन लोगों ने खत्म कर दिया है हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है। आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आयनिक बॉन्डिंग। तो फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल में आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है।